वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में हम लोग पीईटी 2023 29 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को हल करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें मैथ्स, रीजनिंग और डीआई के सभी प्रश्नों का विस्तृत हल बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर 11 से 15 तक में एक डीआई दिया गया ग्राफ 10 शहरों ABCDEFGHI और जे में 3 दूर संचार सेवाओं अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ता की संख्या दर्शाता है। देखिए ये जो चार्ट दिया है इसमें 10 शहर है। यहाँ पे शहर के नाम है ABCDEFGHI और 3 कंपनी, देखिए अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पहली कंपनी दिख रही है ये अल्फा, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा डल ज़्यादा दिख रहा है, फिर भी हम अनुमान लगा सकते हैं। पहली कंपनी अल्फा है, दूसरी कंपनी बीटा है और तीसरी कंपनी गामा है। ठीक, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको करना होगा। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है। मतलब जो 10 शहर है ना, इसमें अल्फा और गामा की संख्या देखनी। तो देखिए 10 शहर में अल्फा और गामा की बात करेंगे। यहाँ पर जो आपको अल्फा दिख रहा है ये अप्रॉक्सीमेट 400 है ना, और यहाँ पर जो गामा है ये लगभग, देखिए यहाँ पे सही तो दिख नहीं रहा है ना, 150 के आसपास दिख रहा है। तो पहले में अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 550। ठीक है, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट दिख नहीं रही है, पेपर थोड़ा सा ज़्यादा हो। ठीक है, देखिए अगर आपके पास पेपर होगा तो आपको करना क्या है, अल्फा और गामा इसको जोड़ लेना है ना, आगे इसको जोड़ लेना है, फिर अल्फा और गामा जोड़ लेना है। ऐसे सबको जोड़ करके 10 शहर जितने रहेंगे जोड़ करके फिर चाहे आप डेविएशन मेथड से एवरेज निकाल लेना, चाहे बेसिक मेथड से निकाल लीजिएगा, सबको जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें 10 से आपको भाग दे देना है। तो ये पहले प्रश्न का मतलब करने का तरीका होगा। यहाँ पर चीज़ें डल दिख रही हैं, पेपर स्पष्ट नहीं है तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैंने तरीका आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12, ये क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर दिया शहर बी में एक साथ अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में कितने % कम है। मतलब बी के सभी उपयोगकर्ता को देखना है और एच के सभी उपयोगकर्ता को देखना है। तो देख लेते हैं स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए अगर बी के उपयोगकर्ता को देखेंगे तो देखिए बी के उपयोगकर्ता यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर दें तब स्पष्ट पता चलेगा। देखिए अगर बी के उपयोगकर्ता की बात करेंगे तो ये 500, 600 और 400 बी के उपयोगकर्ता अप्रॉक्सीमेट हमें 1500 दिख रहे हैं, तो बी के उपयोगकर्ता है 1500। अब एच की बात बोल रहे हैं तो एच के उपयोगकर्ता को देख लेते हैं। देखिए एच के उपयोगकर्ता ये है ना, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 500 है ना, ये आपका है 600 और यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेट 800। ठीक है, 8 6 14 और 5 1900, मैं 1900 मान के चल रहा हूँ। तो देखिए बी वाले कितने कम है, देखिए 1900 से देखेंगे तो 400 कम है ना, 400 कम है और किससे कम है, 1900 से कम है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 400/19। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जो परसेंट आएगा वही आपका आंसर बनेगा। तो 400/19 अगर हमें कैलकुलेट करना हो, यहाँ पर मान के चलिए हम इसी को कैलकुलेट करते हैं। 400/19, 19 दूना 38 है ना, इसके बाद कितना बचेगा, 2 बचेगा, 19 1 का 19 है ना, तो 21% के आसपास आएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 क्या पूछा जा रहा है, सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है। मतलब 10 शहरों के बीटा और गामा की संख्या पूछ रहे हैं। देखिए ये एक आसान प्रश्न है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है ना। बीटा और गामा को जोड़ना है सभी 10 शहरों में। अब देखिए 10 शहर मतलब ये जितने भी है। अब यहाँ पे अल्फा को छोड़ देना। देखिए बीटा गामा मतलब ये आपको लास्ट के 2 को ऐड करना है ना, 2 को ऐड कर लीजिएगा, जितना आएगा ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 क्या बोल रहे हैं, शहर ए में अल्फा और बीटा को एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या शहर ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना % है। देखिए ए में ना आपको अल्फा और बीटा देखना है, मतलब पहला दूसरा, और ई की बात करेंगे तो वहाँ पे बीटा गामा देखना है, मतलब दूसरा और तीसरा। तो चलिए देख लेते हैं, शहर ए के अल्फा बीटा और
ई के बीटा गामा। तो देखिए शहर ए की बात करेंगे, रुकिए इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं पहले, है ना। शहर ए के आपको उठाना है अल्फा और बीटा, ये चलिए यहाँ से इरेज हो गया। देखिए शहर ए के अल्फा और बीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे 500 और 400 है ना, ये 900 दिख रहा है ना। देखिए 500 और 400 ये स्पष्ट हो रहा है थोड़ा सा। तो शहर ए के अल्फा बीटा 900 है, और शहर ई के बीटा और गामा, तो देखिए शहर ई ये रहा है ना, बीटा और गामा की बात करेंगे तो यहाँ पे ये लगभग 650 है ना। और इसकी बात करेंगे तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, फिर भी देखिए ये 300 का बॉर्डर है ना, और ये बीच में 400 का। तो ये मतलब जितना भी रहेगा इसको निकाल लीजिएगा, और परसेंट निकालना है तो उसका डिफरेंस निकाल करके कैलकुलेट कर लेना है। तो क्वेश्चन संख्या 14 भी आप आराम से कर लेंगे। चलिए 15 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई के साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या के साथ अनुमान क्या है। देखिए शहर डी में अल्फा बीटा और गामा को देखना है। देखिए शहर डी में अल्फा बीटा और गामा, शहर डी मतलब ये रहा, डी के सबको उठाना है ना। डी में सबको उठाएंगे तो ये 800 है, ये 700 है, 1500 और 15 6 2100 है ना। तो यहाँ पर 2100 हो जाएगा शहर डी के। और अगर इसके बाद बात करेंगे आई में लेना है बीटा और गामा को एक साथ। देखिए आई ये रहा है ना, बीटा यहाँ पर है ये 650, और गामा की बात करेंगे तो गामा मान के चलिएगा 450, ठीक है। तो ये 1100 के आसपास बनेगा, है ना। तो 1100 के आसपास बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना। 21:11, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले 5 प्रश्न रहे डीआई के। यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हुई है क्योंकि इसमें टर्म्स आपको दिख नहीं रहे होंगे, है ना। और अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो और छोटा देखेगा तो थोड़ी सी समस्या होगी। हाँ आपके पास पेपर है तो आप आराम से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। चलिए अगर सिर्फ ऑप्शन बताना होता तब तो ऑप्शन बोल देते कि ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, लेकिन डिटेल सॉल्यूशन देखना तो डिटेल की तरीके से देखते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16। देखिए यहाँ पर दूसरी डीआई दे रखी, क्या दिया है, निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, है ना। एक रेखा ग्राफ दिया है, मतलब लाइन ग्राफ है। निम्नलिखित लाइन ग्राफ में 2023 में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है कि 6 से 10 तक में कितने प्रतिशत विद्यार्थी है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200 है ना। अब आते हैं प्रश्न पर, पहले इस चार्ट को देख लेते हैं। देखिए 2200 टोटल विद्यार्थी है ना, और 2200 विद्यार्थियों में इसमें परसेंटेज दिया है कि 6 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थियों के मतलब क्या है। देखिए अब अगर आप परसेंटेज देखेंगे ना, देखिए 25% है, यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए 25, ये 30% है, ये 12% है, 18% और 15%। अब परसेंटेज से नंबर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे परसेंटेज वाले प्रश्न में कई बार नंबर की जरूरत नहीं भी पड़ती, लेकिन हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर निकालना होगा ना तो 25 में 22 का गुणा कराएंगे। अगर इसके संख्या की बात करेंगे तो 25 में 22 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 550, ठीक। अब इसके बाद देखिए 25 में 30 का 22 में 30 का गुणा कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 660, ठीक। अब इसके बाद 22 में 12 का गुणा कराएंगे तो 22 दूना 24 हो जाएगा, और 240 और 264 मिल जाएगा। 22 में 18 का गुणा कराएंगे तो 360 और 396 हो जाएगा। और आप आगे बढ़ेंगे, 15 का गुणा कराएंगे तो 22 में जैसे 15 का गुणा होगा तो आपको मिल जाएगा 330। देखिए ये हर क्लास में बच्चों की संख्या आपको मिल गई। जो 6 के बच्चे हैं 550, 7 के बच्चे हैं 660, है ना। इसी प्रकार 8 के बच्चे हैं 264, और 9 के 396, और 10 के 330। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न बोल रहे हैं कि कक्षा 6 और 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या। देखिए 6 और 9 की कुल संख्या, तो ऐसे 6 में, रुकिए मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, ये रहा। देखिए 6 में आपको कुल विद्यार्थी दिख रहे हैं कितने, 550, है ना। और 9 में कितने विद्यार्थी दिख रहे हैं, 9 में आपको दिख रहे हैं 396, है ना। ये इनकी टोटल संख्या कक्षा 10 के विद्यार्थियों से कितने परसेंट अधिक है। देखिए 5, अब ऐसे ना एक चीज समझिए, चाहे तो आप नंबर के साथ जा सकते हैं, अगर नंबर के साथ नहीं जाना है तो डायरेक्ट परसेंट के साथ भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 25% है ना 6 में, और इसके बाद देखिए 9 की बात करेंगे, 9 में कितने परसेंट है, 18% है। 25 और 18 अगर इसको आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 43%। देखिए ये 43% हो जाएगा, है ना। इसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या। देखिए 10 में कितने परसेंट है, 15% है। तो आपसे ये पूछ रहा है ना कि 43 से 15 से कितना ज़्यादा है। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 28 ज़्यादा है ना। अब देखिए किससे ज़्यादा है, ज़्यादा है 15 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए यहाँ पे 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। अब इसको काटेंगे तो 3 9 27 और 10 मोलो 3 3, है ना। 20 9 यहाँ 180 होता है,
ठीक। अब 180 के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 180 के आसपास खाली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ना आप नंबर के साथ भी जा सकते थे, मतलब प्रतिशत में नंबर का कोई रोल नहीं होता, तो आप नंबर के साथ भी जाते तो भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आता। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए प्रश्न अगला क्या पूछा जा रहा है, 17 नंबर। कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x + 40 है। यदि 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि 8 और 9 में मिला के कुल बच्चे कितने, लड़का और लड़की मिला करके। तो अगर 8 और 9 में कुल मिला करके देखेंगे तो देखिए 8 में कितने 12% विद्यार्थी, है ना। 8 में अगर आप देखेंगे तो 12% है और 9 में 18%। 12 और 18 कितना होता है 30%। अब 30% अगर 2200 का निकालेंगे तो आपको मिलेगा 660। ठीक, ऐसे भी आप इसको जोड़ लेते ना, अगर इन दोनों को जोड़ते तो भी आपको 660 ही मिलता है। ठीक, तो जो 8 और 9 में मिला के कुल बच्चे कितने 660 बच्चे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब आते हैं प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 8 और 9 में मिला के ना टोटल जो हो जाएंगे 660 लोग हो जाएंगे। अब इन 660 में ना ये बोला जा रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, इसमें लड़कियों की संख्या 120 है, तो 120 को माइनस करेंगे। 120 को जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 540, है ना। 540 मिल गया। अब देखिए 540 का इन्फॉर्मेशन जो है ये क्या बोल रहा है, देखिए ये बता रहा है ना कि जो x है ये विद्यार्थी किस क्लास के हैं, ये हैं 8 के, और x + 40 9 के, तो ये सभी ना क्या है, ये बॉयज हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2x + 40 = 500। 40 को इधर 540 हो जाएगा, 40 को इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, x = 250, ऑप्शन सी, है ना। तो जो x का मान आएगा कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 19 नंबर का प्रश्न ये है आपके सामने। यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है, मतलब कक्षा 6 की अगर बात करेंगे तो जो बॉयज रेशियो गर्ल्स है ये 6:5। ठीक, इतना सही है। और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। ठीक, मतलब जो 6 की लड़कियां हैं वो 50 कम है 7 से। आपसे पूछ रहे हैं कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि क्लास 6 में कितने स्टूडेंट। अगर क्लास 6 की बात करेंगे तो क्लास 6 में टोटल 25% है ना। अब 25% अगर आप निकालेंगे 22 के साथ, है ना, तो 550 ही मिलेगा, है ना। एक बार इसको चेक कर लेते, देखिए 25 × 22, है ना। कैलकुलेट करेंगे 25 दूना 50, 25 दूना 50, 550 मिलेगा, एग्जैक्ट है ना। अब 550 देखिए किसकी वैल्यू है, अगर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा जो 11 यूनिट है, 6 और 5 11 यूनिट है, 11 यूनिट की वैल्यू है 550, 11 यूनिट की वैल्यू है 550। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 50। जब 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 50, इसका मतलब देखिए यहाँ पे 300 बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हो जाएंगी 250। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, ये कक्षा 6 की लड़कियां 250 है, इसका मतलब समझिए जो 7 की लड़कियां हैं ना वो इससे 50 ज्यादा, तो 7 में जो गर्ल्स हो जाएंगी वो जाएंगी 300। अब देख लेते हैं 7 में टोटल कितने विद्यार्थी, तो आप पीछे से अगर देखेंगे तो 7 में टोटल 660 विद्यार्थी, 660 टोटल हैं। जब 300 लड़कियां हैं तो कितना, देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 360 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। तो 6 के लड़के हैं 300 और 7 के लड़के हैं 360। अब अगर इसको काटेंगे तो 60 से कट जाएगा, 5:6 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, यदि 2024 में कक्षा 6 और 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या 2024 में कक्षा 10 के कुल छात्रों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए ये बोल रहा है कि जब 2024 की बात करेंगे ना, 2024 में क्या होने वाला है कि जो कक्षा 6 और कक्षा 7 है ना, इसमें क्या हो रहा है कि जो विद्यार्थियों की संख्या है 10% बढ़ जा रहे हैं। ठीक, और जो 10 है ना इसमें 20% की कमी हो जा रही है। तो आपसे बोल रहे हैं कि 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर कुल छात्रों की संख्या तथा 2024 में आपसे पूछ रहा है कि कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो पहले तो एक चीज देखेगा, यहाँ पे स्टार्ट वाली लाइन का कोई तुक ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना कि 2023 में कक्षा 6 और 7 को लेना है। तो जब 2023 में लेना है तो 2023 का मतलब डायरेक्ट ले लीजिएगा, है ना। 2023 में जितने भी विद्यार्थी हैं 6 + 7 इनको उठा लीजिएगा, है ना। इसके बाद क्या करना है, 2024 में
है ना। जितने बच्चे 10 में थे, है ना, 10 में जितने थे, इनमें देखिए क्या हो रहा है कि इसमें कमी आ जा रही है 20% के, तो इसका आप कर लीजिएगा 4/5, है ना, और इसका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं 6 और 7 की बात अगर 2023 में करेंगे तो 6 और 7 2023 देखिए यहाँ पे 25%, यहाँ पे 30%, 55% आप ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 6 5 11 हो जाएगा। ये आपको देखिए 1100 और 50 और 10 मतलब यहाँ पे 110, 50 और 60 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, तो 1210, है ना। तो यहाँ पर जो आपको विद्यार्थियों की संख्या मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी 1210, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको 2024 देखना ही नहीं, तो ये हो जाएगा 1210, है ना। इसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ, 10 के विद्यार्थियों का 80%। तो जो 10 के विद्यार्थी हैं, है ना, 10 के विद्यार्थी कितने हैं, देखिए 10 के विद्यार्थी 330, है ना, 330 में 20% माइनस करेंगे मतलब 66 माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 66 को जब माइनस कर लेंगे, देखिए 330 में से ना आप 66 को कम कर लेंगे, 330, है ना, इसमें से जब 66 को कम करेंगे तो 66 को कम करने पर आपको मिल जाएगा 4, है ना, यहाँ पर 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पर 264, है ना, 264। इसके साथ इसका डिफरेंस निकालेंगे तो एक देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है, यूनिट डिजिट के साथ जाएंगे तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2024 का इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 2023 के विद्यार्थियों को उठाना है, इस बात को ध्यान देना। अगर यहाँ से आप 2023 को नहीं पिक करेंगे तो आपका आंसर गलत बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगली डीआई है, ये डीआई कहाँ से कहाँ तक है, 21 से 25 तक है। आपसे बोल रहा है कि तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। आपको तालिका पढ़ना और जो प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर देना है। देखिए यहाँ पे आपको दिया है केंद्र का सकल वित्तीय घाटा और उसका वित्त पोषण यहाँ पे दिया है। देखिए वित्तीय घाटा ये है ना, बाजार उधार इतना दिया है, अन्य देनदारियां ये है और बजट घाटा इतना दिया है ना। अब देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रश्न क्या है, किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाते हैं। आपको ये देखना है ना किस साल वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए वित्तीय घाटा की अगर बात करेंगे 16-17, देखिए 16-17 की बात करेंगे तो यहाँ पे वित्तीय घाटा में ग्रोथ 10,000 की है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, बजट घाटा या मतलब वित्तीय घाटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मतलब इसको आप डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 16-17 में आपको ऐसे दिख रहा है अप्रॉक्सीमेट 3,000 के आसपास दिख रहा है ना, लगभग में। ठीक, आगे देखेंगे, देखिए 15-16 तो शुरू का तो पता ही नहीं, तो ये ऑप्शन बन ही नहीं सकता क्योंकि स्टार्ट का पता ही नहीं है ना। 17-18, देखिए 17-18 में आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 6,500 के आसपास का डेटा दिख रहा है ना, 6,500 दिख रहा है, मतलब पहला भी कैंसिल हो गया। अब ये फाइट में है ना। 18-19 की बात करेंगे, देखिए 18-19 77 से कितना हो गया, 99 हो गया, मतलब 22,000 का लगभग है ना। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो घाटा लगा है ऑप्शन डी हो जाएगा। 18-19 में ना पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा घाटा में वृद्धि हुई है। आपसे ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक बढ़ कहाँ पर रहा है, तो बढ़ तो 18-19 में रहा है ना। देखिए यहाँ पे देखिए 16-17 देखेंगे, ये स्टार्ट में देखिए 6800 था, 6800 से 7100 हो गया, लगभग 3,000 या 2,500 के आसपास आप मानेंगे यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। ठीक, देखिए 15-16 अब स्टार्ट का पता ही नहीं, जब स्टार्ट का पता नहीं तो इसको मान ही नहीं सकते, है ना। 16-17 की देखिए 17-18 की बात करेंगे, 17-18 में देखिए 16-17 से 17-18 में आ रहे हैं तो 71,000 से 77,800 हो रहा है, लगभग मान के चलिए 6,500 बढ़ रहा है ना। और 18-19 में देखेंगे, देखिए यहाँ पे 77,000 था और यहाँ पे 99,000 हो गया, तो 22,000 के आसपास ग्रोथ है। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ 18-19 में है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत। देखिए बाजार उधार का एवरेज निकाल लेना और कुल वित्तीय घाटा निकाल लेना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप आराम से कर लीजिएगा। बाजार उधार देखिए ये रहा, इसका एवरेज अब निकालना है, ठीक है। अब एवरेज निकालने के लिए आप डेविएशन मेथड के साथ जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना। बाजार उधार निकाल लीजिएगा और कुल घाटा निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा कितना आएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 2015-16 से 19-20 तक औसत बजट घाटा कितना है, ठीक है। 15-16 से 19-20, ठीक, 15-16 मतलब आप यहाँ से उठाएंगे, है ना, 19-20 मतलब यहाँ तक जाएंगे। अब आपसे कुल बजट घाटा का एवरेज पूछ रहा है तो इन सबको जोड़ लीजिएगा और जोड़ करके जितने वर्ष आएंगे 1 2 3 4 5 से भाग कर लेना है ना, भाग करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत ये आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए 26 से 30 तक अगली डीआई है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आपको तालिका दिया है, यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मतलब इस चार्ट को पढ़ना और जो क्वेश्चन उसका उत्तर देना। दिस फॉलोइंग टेबल इज रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एंड सम वैल्यूज ऑफ आर मिसिंग। देखिए ये प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड और कुछ वैल्यूज मिसिंग है। ऑल द डिस्काउंट्स आर ऑन द मार्क प्राइस
एंड द प्रॉफिट आर ऑन द कॉस्ट प्राइस। मतलब ये बोल रहा है कि जो डिस्काउंट है मार्क प्राइस में, ऐसे भी आपने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा होगा कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलते हैं, और जो प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पर है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेस पर निकाला जाता है। ये मिसिंग टेबल है ना, देखते हैं मिसिंग टेबल में क्या दिया है, ये क्या हो रहा है, चलिए देखिए ये मिसिंग टेबल है। तो मिसिंग टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, देखिए यहाँ पे दिया ना वस्तु, मतलब जीन्स है, शर्ट है, टी शर्ट है, सूट है और साड़ी है, ठीक। इसका लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है ना। इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट है, ये मार्क प्राइस है, छूट है और सेलिंग प्राइस है। अब इसमें आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद ही क्लियर होगा कि इसमें कैसे फिल करना है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है ना। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 26। अब देखिए 26 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहे हैं, यदि सूट का छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत समान है तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए इसको ना आप डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक के साथ हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे होता है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी मतलब मार्क प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। देखिए कोई सामान जितने में बना है उसको कॉस्ट प्राइस कहेंगे। अब आपने मान के चलिए एक सामान 100 रुपये में बना है, अब आपको पता है कि 100 रुपये में बेचेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अब आप अगर उसको 105 रुपये में बेचने के लिए जाएंगे तो कस्टमर डिस्काउंट की भी डिमांड करेगा। तो इसलिए दुकानदार क्या करते हैं, चालाकी लगाते हैं, कुछ दाम बढ़ा करके लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये बनाने में लगा तो उसका 120 रुपये लिख देंगे। फिर बाद में जब दुकानदार आएगा तो बोलेंगे कि हम आपको 10% की छूट दे रहे हैं, मतलब 10 जितना भी आएगा 120 का 10% मतलब 12 रुपये छोड़ देंगे, फिर भी उनको 8 रुपये का प्रॉफिट होगा। उसी बेस पे क्वेश्चन है। देखिए 2400 का सामान है, ठीक। अब आदमी ने कुछ छापा होगा, मान लो x रुपये उसने छाप दिया कि ये x रुपये में बिकेगा। कस्टमर आया, डिमांड दिखा, उसको उसने 2840 रुपये में बेच दिया। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रखा है, 440 का हो रखा है, और बेस क्या है इसका, बेस है 2400। अब इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 55/3% का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपसे बोल रहा है ना कि जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतना ही छूट मिला है। अब समझिए ये जो x रुपये का सामान था ना उसमें इतने रुपए का छूट दिया होगा, ठीक है। तो x को हम मान लेते हैं 100 है ना, 100 में 55/3% का छूट मिला। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 245/3। 245/3 की वैल्यू दे रखा है 2840। तो यहाँ से आप 100 की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट 3478 रुपये मतलब 77 दशमलव कुछ मिलेगा। तो 3478 लगभग में बिल्कुल सही होगा। 26 का ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। दिया है टी शर्ट पर छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अनुपात 7:5 है। टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है टी शर्ट से इन्फॉर्मेशन। देखिए टी शर्ट में दिया है कि 14% का छूट दिया जा रहा है। जब 14% छूट दिया जा रहा है इसका मतलब प्रॉफिट पता है कितना होगा, ये प्रॉफिट होगा 10% का, ठीक। अब यहाँ पे दिया है इसका मार्क प्राइस दिया और आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। मार्क प्राइस दिया 2875। तो चलिए आते हैं देखते हैं प्रश्न पर क्या होगा। देखिए मार्क प्राइस दिया 2875। अब समझिए टी शर्ट बनाया गया होगा, उसको बनाने में सीपी लगा होगा, ठीक। फिर दाम को बढ़ाया गया होगा मार्क प्राइस, और फिर सेल किया गया होगा सेलिंग प्राइस। अब देखिए टी शर्ट बना होगा x रुपये में और 10% का प्रॉफिट का मतलब है कि 1.1x में इसको बेचा गया होगा, ठीक। यहाँ पर 10% प्रॉफिट का मतलब यही है कि इसको 1.1 रुपये में बेचा जाएगा। जैसे देखिए रुके यहाँ पे फिर से करते, देखिए टी शर्ट है, इसका सीपी है, ये अभी क्या है मिसबिहेव कर रहे हैं, ये सीपी मतलब बना है, मार्क प्राइस एमपी मतलब इतना छपा है, सेलिंग प्राइस मतलब इतने में बिका है। मान लो टी शर्ट x रुपये में बचा है, 10% प्रॉफिट लेने के लिए इसको 1.1x में बेचना पड़ेगा। और मार्क प्राइस क्या बोल रहे हैं, मार्क प्राइस बोल रहे हैं 2875। अब देखिए 2875 में ना जब 14% का छूट दिया गया तो ये मिला है ना। तो आप क्या करेंगे 2875 में 14% कम करेंगे तो 86/100 है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.1x और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे 2167 बिल्कुल सही आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया है प्रश्न संख्या 28। यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4 और 5 है तो साड़ी पर अनुमानित छूट प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है। देखते हैं जींस और साड़ी का जो लागत मूल्य 4 और 5 है, तो देख लेते हैं जींस का लागत मूल्य कितना है ना। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए जींस और साड़ी 4 और 5 के अनुपात में, देखिए जींस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है, देखिए जींस ये आपका दिया है 2500 है ना। यहाँ पे देखिए जींस की जो लागत मूल्य है कितनी है 2500 रुपये है ना, ये 4 की वैल्यू है। तो साड़ी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना होगा तो आप 2500 का 5/4 कैलकुलेट करेंगे। 5/4 का मतलब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 625 मिलेगा। 625 बढ़ जाएगा 3125 बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा है ना। जो साड़ी का कॉस्ट प्राइस है 3125 रुपये, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है ना, देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है
कि साड़ी पर अनुमानित छूट बताना है आपको। देखिए अब समझिए, 3150 रुपए की साड़ी थी, है ना, इसको मार्क कितने का कर दिया गया, मार्क कर दिया गया 3800 रुपए का, है ना। 3800 रुपए का मार्क करने के बाद फिर क्या किया गया, इसको 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया गया। देखिए 20% के प्रॉफिट का मतलब समझिएगा, अगर 20% प्रॉफिट पर अगर आप देखेंगे ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 312 625 रुपए इसमें प्रॉफिट लिया गया, ठीक। 625 रुपए प्रॉफिट लिया गया, तो बेचा कितने का गया, देखिए 3125 रुपए का सामान था, 625 रुपए प्रॉफिट लिया गया, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 50 7, ये 3750 रुपए में बेचा गया, ठीक। 3800 छापा गया था, छूट कितने का दिया गया, 50 रुपए का, कितने रुपए पर, 38 रुपए पर। 20 से 20 कट जाएगा, ये 1 दशमलव कुछ % आएगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन, है ना। तो देखिए यहाँ पे खाली 1.32, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 29, है ना। 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, यदि जींस का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपए ज्यादा है, मतलब जो जींस का अंकित मूल्य है, मतलब जो जींस का मार्क प्राइस है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि तालिका भी साथ में दिखती रहे। देखिए जींस का जो मार्क प्राइस है ना, ये बोला जा रहा है अंकित मूल्य जो है, ये टी शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपए ज्यादा है। देखिए ये जींस का मार्क प्राइस है 3000 रुपए, है ना, ये 420 रुपए ज्यादा है किससे, टी शर्ट के लागत मूल्य से। तो टी शर्ट का लागत मूल्य हो जाएगा कितना, 2580 रुपए। अब आगे क्या बोला जा रहा है, तो और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 750 रुपये। अब देखिए शर्ट का जो अंकित मूल्य है ना, ये अंकित मूल्य है, और जो विक्रय मूल्य है इसका अंतर कितना है 750 रुपये। तो इसमें से 750 को अगर माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए 2870 है, 2870 में से 750 75 है, 75 में से 750 को माइनस करेंगे तो 25, और यहाँ पे 2100, है ना। तो ये बिक रहा है 2125 रुपये में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि शर्ट पर छूट का प्रतिशत आपको बताना है, कि मतलब यहाँ पर ये मैं टी शर्ट का डेटा कैलकुलेट कर गया क्या, माफ़ कीजिएगा, ठीक है माफ़ कीजिएगा, मैं टी शर्ट का कर गया, रुके सॉरी, ठीक है, अब मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए देखिए आगे क्या दिया, देखिए यहाँ पे देख लेते, देखिए ये जो जींस है ना, जींस का जो अंकित मूल्य है, ठीक है 3000 रुपये, है ना। इसके बाद बोल रहे हैं कि शर्ट का लागत मूल्य से 420 ज़्यादा है, ठीक है। तो शर्ट का लागत मूल्य 2580, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2580 हो जाएगा। आगे क्या होता है देखिए, और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 750 है, ठीक है। तो अंकित मूल्य देखो, अंकित मूल्य यहाँ पर नहीं दिया, विक्रय मूल्य भी यहाँ पर नहीं दिया, हाँ ये दिया कि 30% का लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो 30% का लाभ मिल रहा है तो इसका 30% निकाल लीजिएगा। देखिए 258 गुणे 3 करेंगे तो 30, ये मिल जाएगा 30%। 8 त्रिक 24, 2 हासिल है, 25 3 75, 76 77, है ना। अब यहाँ पे देखिए जब इसमें आप ऐड करेंगे ना, इसमें ऐड करने के बाद आपको पता है क्या मिल जाएगा, देखिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, देखिए यहाँ पे 30% आपको प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, और सेलिंग प्राइस निकालने के बाद आप डेटा को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, सूट का लागत मूल्य और जींस के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो सूट और जींस को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये डीआई के कुछ प्रश्न रहे जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, काफ़ी तगड़ी डीआई आई हुई थी, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशन दिए, कुछ के मैंने हिंट बताया ना, तो जो जिस स्टैंडर्ड का था उसके साथ मैंने वैसा किया, जहाँ पे सॉल्यूशन बताना था वहाँ पे सॉल्यूशन बताया गया, जहाँ पे हिंट देना था वहाँ पर हिंट दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। देखिए या फिर वीडियो, ये काफ़ी लंबी वीडियो हुई जा रही है ना, तो मैथ्स की वीडियो हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो जो मैथ्स होगा इसके लिए अगले क्लास में मिलते हैं, तो अगला क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।